नमस्कार। दीपावली का सीजन है, सरकार ने कहा है उत्साह का समय है, जीएसटी रिफॉर्म की है, उसके बाद जनता को कितना लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इसी को चर्चा करने के लिए हमारे पास हैं सुदीप जैन जी हैं जो व्यापार राष्ट्रीय उद्योग व्यापार मंडल के संयोजक हैं। उनसे चर्चा करते हैं कि वास्तव में जो जीएसटी रिफॉर्म की है। धन्यवाद आपका। देखिए, अगर सही मायनों में ये अगर मेरी भाषा में आप कहेंगे कि जीएसटी को जो कम किया है तो उसको कैसा कहेंगे, तो इसको हम कान काट कर बैसाखी थमाने जैसा कहेंगे कि जब आपने पहले ये नीतियां लागू करी या पहले ये दरें लागू करी और आज तक जो आपकी इन नीतियों के कारण जितने व्यापार बर्बाद हुए या जितने व्यापारी बर्बाद हुए, जितने परिवार बर्बाद हुए, उसका दोषी कौन है? आपने देखा होगा अभी तक कर्जे में किसान आत्महत्या करते थे, पर अगर आप पिछले आंकड़े उठाकर देखेंगे तो कितने व्यापारियों ने अपने व्यापार नष्ट हो जाने के कारण कितने परिवार बर्बाद हुए हैं, उसका भी आंकड़ा आपके सामने आ जाएगा। और इस तरह से इसको उत्सव के रूप में मनाना, तो इसका मतलब जो पहले आपके जो नीति रही वो क्या लूट की नीति थी या वो नीति ठीक नहीं थी? पहले उसको किसी चीज का रेट बढ़ा दिया और उसके बाद उसको कम कर दिया, और उसे सरकार जिस प्रकार से जनता के बीच में उसे रिफॉर्म के लिए जीएसटी उत्सव बना रही है, ऐसा नहीं लगता कि मतलब पब्लिक को बेवकूफ जनता ने समझ रखा है कि जो हम कह दें ना खाता ना भाई, जो हम कह दें बस वही सही। कल आप लूट रहे थे तो वो भी ठीक था। आप सुबह कोई आप नीति लेकर आते हो, कोई एक्ट लेकर आते हो, शाम को उसमें चेंज कर देते हो या 4 दिन बाद चेंज कर देते हो, 10 दिन बाद, तो आप स्वयं स्थिर नहीं हो। और उस नीति के कारण जितने लोग परेशान होते हैं, जितने लोगों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, उसका जवाब कौन देगा, उसका हिसाब कौन देगा? और जीएसटी की अगर हम बात करें तो इसमें जो दरें जो घटाई गई हैं वो ज्यादातर फिनिश गुड्स पर घटाई गई है, और जो रॉ मटेरियल है उत्पादन में जो काम आते हैं उस पर जो कि तो है। तो अगर हम आपको सीधे सरल शब्दों में बताएं तो पहले कोई अगर रॉ मटेरियल 100 रुपए में आता है, 18% उस पर जीएसटी जो पहले भी थी अब भी थी, यानी वो बैठा आपका 118 रुपए में। ये 100 रुपए की चीज हमने 110 रुपए में बेची, इस पर आपने 5% जीएसटी लगा दिया, यानी 5.5 रुपए। जो आपका आपने 100 रुपए पर 18% रॉ मटेरियल देकर आए, आपका 118 रुपए बैठा। 110 रुपए पर जब आप 5.5% आपने दिया तो वो 115 रुपए 50 पैसे बैठा। आपने कई जगह इस पर बाध्यता लगा रखी है कि जो आईटीसी होगी वो रिफंड नहीं होगी, वो सिर्फ कैरी फॉरवर्ड होती चली जाएगी। तो जब आईटीसी केवल कैरी फॉरवर्ड होनी है, वो रिफंड नहीं होनी, तो किसके खाते में रहेगी? वो सरकार के खाते में रहेगी। तो इसका लाभ किसको मिलने वाला है? और अगर व्यापारी उस आईटीसी का लाभ लेना चाहता है तो उसको उसकी जो मूल दरें हैं वो बढ़ाकर देनी होगी। तो कहीं ना कहीं व्यापारी उसकी मूल दरों को बढ़ाकर बेचेगा। नहीं, कहने का मतलब है व्यापारी तो कहीं वो असमंजस की स्थिति में है, लेकिन जनता को जिस प्रकार से मीडिया में, सोशल मीडिया में या मीडिया में बड़े बड़े दावे करके, बड़े बड़े खर्चे करके, विज्ञापन करके, करोड़ों अरबों रुपए के विज्ञापन जनता को ये लाभ देने के लिए जीएसटी में हमने रिफॉर्म किया है। अगर उससे ज्यादा जो पैसा मीडिया में खर्च किया जाता है जनता के हित में जाता, तो मैं समझता हूँ कि जनता को ज्यादा लाभ मिल जाता। ये केवल अगर आप इस प्रकरण की बात करेंगे तो इसी प्रकरण का नहीं है, आप कोई भी प्रकरण उठाकर देख लीजिए। पहलगाम हुआ था तो घर घर सिंदूर बांटने का कार्यक्रम कर दिया। आप देश को किसी एक ठोस आधार पर जनता को सीधे लाभ पहुंचाने के बजाय हर एक मुद्दे को, चाहे वो आर्थिक मुद्दा हो, चाहे व्यापारिक मुद्दा हो, चाहे देश की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा हो, हर चीज को आप एक पार्टी, अपनी पार्टी के हित के लिए उसको एक इवेंट के रूप में जो प्रदर्शित करते हैं, वो वास्तव में इस देश के खजाने के ऊपर डाका है। जिस तरह से आप विज्ञापनों पर जो खर्च करते हैं, और वो सिर्फ पता लगा आप 100 रुपए का लाभ बताने के लिए आप 1000 रुपए का विज्ञापन खर्च कर रहे हैं। हाँ, वही बात है ना। कोई लाभ मतलब जो अगर डायरेक्ट किसी जनता की अगर जेब में जाए तो उसे लाभ मिल जाएगा, लेकिन वो बात है कि 100 रुपए के लिए आप 1000 रुपए खर्च कर रहे हो, जनता के ऊपर। और एक चीज और है, जैसे कोई भी चुनावी माहौल आता है
तो इस बात को जो आपने खर्चे की बात कही, तो जनता की जेब पर वो भी एक बहुत बड़ा डाका है कि जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए होते हैं, जो चाहे प्रदेश के मुखिया हो, प्रदेश के मंत्री हो, या देश के मुखिया हो, देश के मंत्री हो, उनका चुनाव के प्रचार पर जाना एज अ मुखिया रोक होनी चाहिए। क्योंकि जब वो जाते हैं तो पूरा सरकारी अमला जमला उनके सेवा में लग जाता है, उनकी व्यवस्थाओं में लग जाता है, जो जनता का पैसा है। अब वो जब किसी संवैधानिक पद पर पहुंच गए तो सिर्फ एक वो पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो सिर्फ एक पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है, वो देश के हर नागरिक के मुख्यमंत्री हैं, हर नागरिक के प्रधानमंत्री हैं। और चाहे किसी ने उनको वोट दिया या नहीं दिया, उनका जो नजरिया है, जो राजा का नजरिया है, वो सबके प्रति संभाव है। देश की जो राजा है या प्रधानमंत्री है, वो नीति सिर्फ जो है वो सोच समझ के बनाते हैं, किसको लाभ मिलना है, किसको नुकसान मिलना है। अगर बात करें कि भारतीय जनता पार्टी को कहा जाता है व्यापारियों की पार्टी कहा जाता है इसको, जिसकी आम चर्चा है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर चोट है इस समय तो व्यापारी परेशान है। पहले कभी आता था कि किसान आत्महत्या करते थे, लेकिन पूरे के पूरे परिवार जिस तरीके से व्यापारी लोग जो है आत्महत्या कर रहे हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, इंडस्ट्री बंद हो गई है। रिफॉर्म करने के बाद कहीं ना कहीं लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से अखबारों में, मीडिया में एक उत्सव मनाया जा रहा है जीएसटी के नाम पर, वास्तव में लाभ जनता को नहीं मिल पा रहा है। जनता आखिर क्या मतलब, जनता को बेवकूफ है या बेवकूफ समझ रखा है इन्होंने? देखिए, जो विषय थोड़ा हट जाएगा। इस समय जो एक धर्म के नाम का जो जहर घोला हुआ है पूरे भारत में, धर्म के नाम पर जो नफरत फैलाई हुई है, उसी का सिर्फ एक लाभ लेने के लिए, और वही एक लाभ लेने के लिए व्यापारी वर्ग भी उसी में शामिल हो जाता है। और व्यापारियों को तो जो आप कह रहे हो व्यापारियों की पार्टी मानी जाती है, तो व्यापारियों को तो इन्होंने टिकट ग्रांट दे रखा है कि इन्हें लूट लो, कूट लो, पीट लो, फिर जाएंगे कहाँ? और कुछ व्यापारी वर्ग ने भी अपने आप को एक तरह से बंधवा मान लिया है कि हमें लूट लो, पीट लो, हम फिर जाएंगे कहाँ? तो इस तरह से अगर आप की सोच डेवलप हो जाए तो वो सत्ता को निरंकुश कर देता है। लोकतंत्र में हर पार्टी को आपके खोने का डर होना चाहिए और पाने का लालच। जब तो आपके हित की बात होगी, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे कोई सामाजिक वर्ग हो, परंतु जब एक पार्टी के मन से आपको खोने का डर निकल गया और दूसरी पार्टी के मन से आपको पाने का लालच निकल गया, तो उस वर्ग का मिटना तय है। ये जो तय है, सरकार ने तो एक सिस्टम बना रखा है कि उनका एक वोटर है जो सपोर्टर है, बस उसे व्हाट्सएप, यूनिवर्सिटी से, सोशल मीडिया से उसे गुमराह किया जा रहा है। एक प्रतिशत जो जीतने के लिए, कुछ जीतने के लिए, बाकी एसआईआर के माध्यम से जो वोटों की बात करते हैं, बिहार है, महाराष्ट्र है या हरियाणा में, जिस प्रकार से वोट के घोटाले सामने आए हैं, और विपक्षी जो सबसे बड़े नेता है राहुल गांधी ने भी खोला, उसके बाद भी ना तो सुप्रीम कोर्ट हो, ना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पे ध्यान दे रहा है। तो इसे जनता को समझ जाए कि सरकार ने समझ लिया जनता बेवकूफ है, इसलिए उसको बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है। और इस समय वास्तव में देखिए, जो कहते हैं ना कि डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, वो इसीलिए कहीं ना कहीं उसकी स्थिति चरमराई हुई नजर आती है कि हम पहली सरकारों में जाएं अगर, तो उस सरकारों में उनके मंत्रियों के खिलाफ एक्शन भी होता था, एफआईआर भी होती थी, जांचें भी होती थी, वो दोषी भी पाए जाते थे, उन्हें सजा भी होती थी। तो इसका मतलब उस समय जो ये एजेंसियां थी, चाहे सीबीआई कहें, चाहे ईडी कहें, चाहे कोर्ट कहें, तो कहीं ना कहीं वो स्वतंत्र रूप से काम कर रही थी, बिना दबाव के काम कर रही थी। पर आज अगर आप किसी एक पक्ष के बारे में कुछ कह दें तो आपको देशद्रोही कह दिया जाता है, आप किसी अपने समाज के वर्ग की बात उठाएं तो आपको आतंकवादी कह दिया जाता है। तो जनता से अगर कोई आवाज आई है और किसी भी वर्ग से अगर कोई आवाज आती है, वो जनता के किसी मामले को लेकर पीड़ित है, तो उसकी आवाज सुननी चाहिए। यही लोकतंत्र है। जनता की आवाज सुनने के लिए एक माध्यम हुआ करता था, मंच हुआ करता था, मीडिया भी जिस प्रकार से गुलामी करने लगा है, उसके बाद जिस प्रकार से पुलिस हुआ करती थी कि पुलिस के पास उसके न्याय मिलेगा, पुलिस का चेहरा देख रहे हो आप, जिस प्रकार से हरियाणा के अंदर एक आईपीएस जो है आत्महत्या कर लेता है प्रताड़ित होकर व्यवस्थाओं से, और एक देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इतना बड़ा है, उसके ऊपर जो है जूता मारने की जो आवाज आती है, जो सामने खबर आती है, वो कहीं ना कहीं ये शो करती कि जनता ये निरंकुश होती जा रही है इस व्यवस्था के कारण। ना तो यहाँ पुलिस सेफ है, ना देश का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेफ है। ये व्यवस्था का आखिर जिम्मेदार कौन है? समय जो एक वातावरण बना दिया गया है, वो आपस में धर्म, जाति और संप्रदाय के नाम पर आपस में एक वैमनस्य का माहौल बना दिया है, देश को एक बारूद पर बिठा दिया गया है, और जो कि हमारे संविधान की जो उद्देशिका है बिल्कुल उसके विपरीत है।
हमारा जो भारत है इतना खूबसूरत भारत है, जो एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें हर रंग के फूल हैं और हर खुशबू के फूल है, जिससे पूरा विश्व महकता है। परंतु आज जिस तरह से कट्टरता को लेकर जो एक कहने उन्माद नफरत फैलाई जा रही है, उसी का कहीं ना कहीं दुष्परिणाम है कि लोगों के मन में एक दूसरे के प्रति इतनी कटुता भर गई है, और जिसको हम सबको मिलकर मिटाना होगा। और वो सिर्फ और सिर्फ नफरत का जो एक कह लीजिए दवा है वो प्यार है। इसका समाधान क्या होना चाहिए बताइए? आप एक व्यापारी भी हैं, आप व्यापार वर्ग से जुड़े हुए भी हैं, आखिर व्यापारी क्यों बेवकूफ बना हुआ है? उसको सब कुछ दिखाई दे रहा है। और देखिए, अगर व्यापारी के साथ उसके साथ परिवार जुड़ा होता है, उसके साथ लेबर जुड़ी होती है, उसके स्टाफ जुड़ा रहता है, तो कहने का मतलब उसके पास पूरी चैन जुड़ी रहती है। अगर व्यापारी प्रभावित होता है, सपोर्ट करता है, तो बहुत सारे लोग उसको सपोर्ट करते हैं। व्यापारी के विरोध में आता है तो बहुत सारे उसके विरोध में आ जाते हैं। व्यापारी इन चीज क्यों नहीं समझ रहा कि वो संप्रदाय और धर्म के नाम पर क्यों? व्यापारी को बस एक डर दिखाया गया है कि भैया अगर तुमने हमको वोट नहीं किया तो ये जो सामने दूसरे लोग हैं ना, ये तुम्हें खा जाएंगे। मतलब एक विशेष संप्रदाय के नाम का एक शेर पाल लिया और वो पाल के कहते भैया मेरे को तो इसको खिलाने के लिए कुछ है नहीं। जैसा मैं और तुम जो है तुम्हारे घर में जो भी है इसे खिलाते रहो, नहीं तो मैं इसे छोड़ दूंगा, तुम्हें खा जाएगा। मतलब कि एक मतलब जो माइनॉरिटी में, जो देश में माइनॉरिटी का कहा जाता है, जैसा आप भी हो, लेकिन वो माइनॉरिटी वर्ग जिसका डर दिखाया जा रहा है, मतलब बड़ी विडंबना नहीं है? देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री सब आपके हैं और उसके बाद उसका डर दिखाया जा रहा है। ये सिर्फ इसी पर राजनीति चल रही है। और व्यापारी वर्ग तो वो वर्ग है जो, जैसा आपने कहा, पहले लेबर है उसका स्टाफ है, वकील है, इनकम टैक्स है, और सबसे पहले तो जो है जीएसटी। आप जो बिना लागत लगाए सरकार पहले ही हिस्सेदार हो जाती है। चाहे व्यापारी को मुनाफा हो घाटा हो, उसका व्यापार चले या ना चले, राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे जिस दिन उसने रजिस्ट्रेशन करा लिया, 28% की या 18% की भागीदारी किसकी बन गई? सरकार बिना पैसा लगाए, और हर एक व्यापारी के साथ। तो व्यापारी तो सबसे पीछे खड़ा है। और दूसरी बात, जो ये कर का जो एक प्रणाली है वो इतनी ज्यादा जटिल कर दी गई है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बजाय हार्ड ऑफ डूइंग बिजनेस कर दिया गया। पहले हम जब छोटे थे तो सोचते थे भैया ये तो पढ़ेगा नहीं, इसको तो बिजनेस करा देंगे। और बिजनेस कराने में क्या था, भैया मैं 10 रुपए का माल लेकर आऊंगा, 12 रुपए में बेच दूंगा, 2 रुपए जो मेरे मुनाफे के आएंगे उससे मेरा चूल्हा चल जाएगा। परंतु अब वो 2 रुपए जो उसकी जेब में आने थे, उसमें पहले तो उसे अकाउंटेंट बैठाना पड़ेगा, क्योंकि जटिलता इतनी कर दी, सीए, वकील, और उसके बाद बेचारे के पास अगर कुछ बचा तो ये जीएसटी वाला जो आजकल ये इंस्पेक्टर राज चल रहा है, जो कहीं पर अगर कर अपवंचन नहीं भी है तब भी वो जबरदस्ती नोटिस भेज देता है। तो जनता है ना, जनता सरकार को आखिर जगाने का काम तो नहीं करती। आप ये देखिए, अगर अधिकारी कोई आपको प्रताड़ित कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो जनता को जगाने का काम करना चाहिए। जनता बिल्कुल खामोश होकर हर चीज को स्वीकार कर रही है। सबका जो आप ये जितने भी नाले हैं, सबका पानी एक जगह आकर भर जाता है। सिर्फ जो एक डर का माहौल पूरे देश में बना दिया गया है धर्म के नाम पर, आप देखिए, अगर संप्रदाय के नाम पर, और उसी की आड़ में आप चाहे कोई भी नीति, आप विदेश नीति लेकर देख लो, विदेश नीति इस समय भारत की सबसे ज्यादा खराब है। हमारे साथ कोई देश खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। जब पिछले जो पहलगाम के बाद जो अटैक हुआ, आप देखिए, आप पाकिस्तान के साथ टर्की भी आ गया, आज अमेरिका भी उसके साथ आ गया, और तो दुबई उसके साथ आ गया। अभी देखिए, और इंडिया के साथ आज कोई देश नहीं है। और उस युद्ध के दौरान भी वो IMF से 100 करोड़ रुपए देखिए, तो बताइए कौन शक्तिशाली है? तो आपकी विदेश नीतियां कहाँ है? आज जब हमने कोरोना टाइम में कि अमेरिका से आया मेरा दोस्त को सलाम करो, माय फ्रेंड, वो कहाँ गए? और अगर आप में दूरदर्शिता नहीं है, परख नहीं है, तो आपकी इस बिना परख की दृष्टि के कारण देश बर्बाद हो रहा है, देश गुमराह हो रहा है, देश पतन की ओर जा रहा है। विदेश नीति तो बहुत अच्छी है, देश के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया घूम रहे हैं और बड़े बड़े वहां के सम्मान अवार्ड प्राप्त कर रहे हैं। आप कह रहे हैं विदेश नीति कितनी है? तो एक भी देश क्यों हमारे समर्थन में नहीं आया, आप बताइए। और रशिया जैसा दोस्त, आप याद करिए जब इंदिरा गांधी जी का समय था, अमेरिका के सामने अपना पूरा बेड़ा भेज दिया था। लेकिन प्रधानमंत्री जब रशिया का और यूक्रेन का युद्ध चलता है, यूक्रेन से गले मिलते हैं,
मतलब एक देश के प्रधानमंत्री किसी प्रधानमंत्री को शोभा देता है जिस प्रकार से मतलब एक गले मिलना, हाथ मिलाना, मतलब अजीब सा लगता है कि प्रोटोकॉल होता है। देश का प्रधानमंत्री हो या कोई जुडिशरी में बैठा हो या कोई आर्मी का अगर पर्सन है, मैं आम आदमी हूं तो मुझे जैसी मर्जी वो करना पड़ सकता है। लेकिन जब मैं ड्रेस पहन लेता हूँ, जब प्रोटोकॉल है उसका, एक प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है, आप किस तरीके से हरकतें करते हो, अच्छा लगता है क्या? अब देखिए पड़ोसी देश, हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है, आप उसे देखो कितना सम्मान मिल रहा है, आखिर बड़े सलीके से सम्मान के साथ आप बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वीडियो वायरल हो रही है। लेकिन हमारे वाले क्या मिलते हैं, हा 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 हा, ये मतलब चिचोड़ा सी मतलब भाषा ही अजीब सी लगती है। मैं आपकी बात कहूँ, महिला से होती है। लोकसभा में जब रेणुका चौधरी सांसद थी तो वो किसी मैटर पर हंसी, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा अध्यक्ष जी को ये बोलते हुए कहा कि मान्यवर इनको रोकिए मत, रामायण के बाद पहली बार ऐसी हंसी देखने को मिली है। तो ये महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है, ये प्रधानमंत्री की भाषा है ये। और जब कल पश्चिम बंगाल के चुनाव में गए थे, 2 मई दीदी गई, ओ दीदी, ओ दीदी, ओ दीदी, मतलब एक बार बार बोला जा रहा है। इस देश की संस्कृति है कि महिला के साथ आप बार बार बोल रहे हो, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला जा रहा है, देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है, आप स्वयं बोल रहे हो, अपने मुंह से बोल रहे हो। और वहीं दूसरी ओर अभी पिछले दिनों की बात है, जब किसी एक व्यक्ति ने माननीय प्रधानमंत्री जी की माता जी के लिए कुछ बोल दिया तो उन्होंने अटैक किया सीधे राहुल गांधी जी को, जबकि उन्होंने कुछ बोला भी नहीं। अब ये देखिए, आप स्वयं अपने मुंह से बोल रहे हो कुछ भी, तो मतलब कि कोई बात नहीं है। और जब सामने वाले ने बोला भी नहीं, उसके किसी अन्य आदमी ने बोल दिया, तो आप अटैक कर रहे हो राहुल गांधी जी पर। जिस प्रकार से आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी की माता को मतलब कुछ अपमानजनक शब्द कहे, तो बड़ा दुर्भाग्य, किसी माता सबकी माता, लेकिन आप उसको माहौल बना देते हो, मुहिम बना देते हो। पूरे देश की माता नहीं है वो, आखिर वो बिहार में एक मुद्दा बनाया गया। अभी देखिए बिहार में, अरे पूरे देश की माता है, जब प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं तो उनकी माता पूरे देश की माता है, जैसे भी कहा जाता है, तो पूरे देश में होना चाहिए था। आप बिहार में मुद्दा बना दिया, आपको योजना का लाभ दे रहे हो, आप देश के प्रधानमंत्री हो, आपने 10,000 जो है महिला के उसमें डाल दिया अकाउंट में, बिहार में 1,000 रुपये एक व्यक्ति को दे लो आप। अरे देश के प्रधानमंत्री को देश की महिलाओं को दीजिए ना, आप जहां चुनाव होते हैं वहां घोषणा करते हैं, आप मतलब घूसखोरी कर रहे हो, खरीदने का काम कर रहे हो। बिहार में आप जाकर देखिए, एक महिला को अगर बात करो 7.5 करोड़ से ज्यादा वहां वोटर होंगे, उसमें आधी महिलाओं की भागीदारी होगी, उसमें आधी से ज्यादा महिलाओं को आपने 10,000 रुपए दे दिए। तो बहुत सारा तो मिडिल क्लास या लोअर क्लास होता है, उसे पता ही नहीं होता, उसे तो लगा कि जिसने मेरे को पैसा दे दिया बस मुझे तो उसका धन्यवाद करना है। तो घूसखोरी नहीं है, इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं करता है, 10,000 रुपए आप भी जा रहे हैं। अभी देखिए तो क्या चल रहा है इस देश में। बिल्कुल इस तरह की जो बातें हैं वो वास्तव में बिल्कुल ये चुनाव से ग्रसित बातें हैं, और इस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए। अगर आप लाभ दे रहे हैं तो सबको दीजिए। और दूसरा एक बात भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि माँ सबकी है, और आपको भी अपनी माँ से प्यार है, हमको भी अपनी माँ से प्यार है, आपको भी अपनी माँ से प्यार है। तो जो शब्द हम अपने या अपनी माँ के लिए नहीं सुनना चाहते, तो वो शब्द हमें दूसरे के लिए भी कहने का। सनातन संस्कृति के बड़े ठेकेदार बनते हो। आरएसएस और भाजपा को सनातन संस्कृति का वो कहा जाता है, वहां के सबसे बड़े। लेकिन एक वो महिला जिसका पति देश का प्रधानमंत्री, जो इस देश के लिए शहीद हो जाता है, वो विधवा आज भी साड़ी से पल्लू नीचे नहीं उठाती है, उसके लिए आज 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, और उसके लिए आप सब कहते हो। आप ये देखिए कहां आपके लेके चले हो आप सनातन धर्म के हिसाब से महिला का कोई गोत्र नहीं होता, वो जिस गोत्र में आ जाती है वो उसकी हो जाती है। आप उसे विदेशी कहते हो, उसे बार बार बोलते हो 50 करोड़ की। अरे भाई वो एक आप वो तो दूसरी बात करो, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पोते भाई राजीव गांधी पंडित हो गए, राजीव गांधी जी, कि उनकी बहू को आप किस तरीके से अपमानित कर रहे हो। आप तो ब्राह्मणों को सम्मान नहीं कर रहे। आप देखिए, ठीक बात बताइए आप। तो देश के प्रधानमंत्री की भाषा अच्छी लगती है क्या आपको? वो संयमित होनी चाहिए और सभ्यतापूर्ण होनी चाहिए। वही हमारे लिए मतलब ये, क्योंकि जो पद है उसी गरिमा और गौरव बना रहना चाहिए। और दूसरी बात, जैसे व्यापारियों की अगर हम बात करें तो आज के समय में जो नीतियां बनती है वो 2 घराने बनाते हैं। पहले समय में सरकार नीतियां बनाती थी और जनता के द्वारा और जो प्राइवेट एजेंसियां हैं वो उसको इम्प्लीमेंट किया करते थे। पर आज 2 घराने
नीतियां बनाते हैं और सरकार उसको इम्प्लीमेंट करती है। ये सब बड़ा परिवर्तन है। और जो भी कार्य होता है वो सिर्फ बड़े घरानों के लिए होता है। अब देखिए 100 रुपए में कई हजार बीघा जगह दे दी आप 100 रुपए में मात्र। आप ये देखिए, और आप दूसरी बात समझिए, मध्यम वर्ग की तो कमर वैसी टूट गई। वो तो कहीं का रहा ही नहीं व्यापारी। मध्यम तो सब, वो बस अपनी इज्जत बचा रहा है। मध्यम तो बस जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको आपको 80 करोड़ लोगों को आप राशन दे रहे हो, राशन बांट रहे हो, उन्हें नकारा बना रहे हो आप। और आप ये बताइए, और पूंजीपतियों का आपने 16 लाख करोड़ कर्जा माफ कर दिया। बस। तो विकास कौन कर रहा है? विकास कौन कर रहा है? और अगर वो विकास कर रहे हैं, पूंजीपति विकास कर रहे हैं, तो उनका कर्जा माफ करने की क्या जरूरत है? मध्यम वर्ग की तो बात ही मत करिए, वो तो खत्म है। और जो गरीबी रेखा से नीचे है, अगर आज आप 80 करोड़ को मुफ्त राशन बांट रहे हो, तो मुफ्त राशन होना नहीं चाहिए। आप चिकित्सा और शिक्षा मुफ्त दो। जब आदमी स्वस्थ होगा और पढ़ा लिखा होगा तो रोजगार अपने आप करेगा। और स्वाभिमान से जीने का अधिकार दो, उसे खिलाफ मत दो। आज जो मजदूर होगा कल को मिस्त्री बनेगा, परसों को ठेकेदार बनेगा। परंतु जब आप उसे आज मजदूरी करने लायक ही नहीं छोड़ोगे तो कहाँ तो वो मिस्त्री बन पाएगा और कहाँ ठेकेदार बन पाएगा। ये तो इस तरह से हो गया जैसे आपने पशु समझ लिया कि उनको एक जगह चारा डाल दिया, वो बस निष्क्रिय हो जाओ, आपके हाथ का हुनर चला जाए, वो बस ना सोचे ना समझे, बस एक कोने में पड़ा जुगाली करता है। आप दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति और दुनिया का सबसे बड़ा देश कहते हो, आधी से ज्यादा संख्या जो है आप मतलब उसे राशन बांट रहे हो, तो दुर्भाग्य नहीं? आप ये बताइए, आप खुद ही आंकड़े बता दो, 80 करोड़ 60 करोड़ जो जनता को हम राशन फ्री का राशन दे रहे हैं, इसका मतलब है आधी से जनता तो अभी बहुत नीचे है। तो ये अभिमान की बात नहीं है, ये शर्म की बात है कि हमें 80 लोग कि हमारा देश एक ऐसा देश है जहाँ 80 करोड़ लोग नकारा हैं एक तरह से। आपकी भाषा में, हम नहीं कह रहे, आपकी भाषा में, जिनको में मुफ्त में राशन बांटकर जो है पालना पड़ रहा है। अरे आपने स्वाभिमान से जीने का हक दो। आप की नीतियां और देश तब विकास माना जाएगा जब हर हाथ को काम होगा, हर घर में चूल्हे में आग होगी। और पूंजीपतियों का सिर्फ कर्जा माफ कर आप विकास पुरुष नहीं बन पाओगे। जो है इस समय धर्म के नाम पे पूंजीपतियों के हाथ में है। मध्यम वर्ग जो है पिसता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, व्यापार कारोबार समाप्त होता जा रहा है। उस पर कर इतने लगा दिए गए हैं, जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, सेल टैक्स हो। जिस प्रकार से जीएसटी की अगर बात करो तो 2000 करोड़ का जो है जीएसटी जो अधिकारियों का, जो जीएसटी अधिकारियों लखनऊ में अभी पकड़ा गया घोटाला, कितना बड़ा घोटाला। इसका मतलब आप ये देखिए, जीएसटी के नाम पर व्यापार वर्ग को, उद्योगपतियों को आप परेशान किया जा रहा है। वो व्यापारी जो वास्तव में इस देश की नींव है, जो वास्तव में मध्यम वर्ग व्यापारी है, जो जैसे कि आप लोग व्यापार करते हैं, उन लोग कहीं ना कहीं हरेस्ट किया जाता है, उन्हें सताया जाता है। और एक चीज देखिए आप कि ये कहा जाता है हमारा जीएसटी कलेक्शन इस बार इतना हो गया, इस बार इतना हो गया, हर बार एक बड़े आंकड़े बताए जाते हैं। उसके बाद भी 255 लाख करोड़ का देश में कर्जा है, कहां से कहां बढ़ गया। और दूसरी बात आप ये देखिए, आप कहते हैं हमारी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। पहली सरकार जो भ्रष्टाचारी थी तो वो रेल में भी सब्सिडी दे दिया करती थी, सिलेंडर में भी सब्सिडी दे दिया करती थी, है ना, कर्जा भी उसके पास कम था और भ्रष्टाचारी भी थी। मान लो मतलब आप जैसे कह रहे हैं, जैसा आप कह रहे हो कि हमारी भ्रष्टाचारी थी, उसके बावजूद वो सबको सब्सिडी देते हुए, सबके व्यापार धंधे चलाते हुए काम कर रही थी, तो वो भ्रष्टाचारी सरकार अच्छी थी इससे तो। भाई आज आपको सारे अपने जितने भी हमारी संपत्तियां आजादी के बाद से बनी, उन सबको बेच कर आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, बेच रहे हो उनकी संपत्तियां। देखिए सुदीप जी, बात यह है, इस समय देश कहीं ना कहीं लगता है कि जीएसटी से चल रहा है। जितने संसाधन जो आपने जैसे कहा 70 वर्ष पहले जो भी रेल हो, एयरपोर्ट हो, भेल जो भी बनाया, वो कहीं ना कहीं इन पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया। तो इनकम के जो देश में स्रोत थे वो तो बंद हो गए, चले दरवाजे बंद हो गए जो भी है। और जो टैक्स आना चाहिए था इस देश के अंदर, पूंजीपति कोई टैक्स नहीं देते, क्योंकि वो अपनी एनजीओ सोसाइटियां ऐसी बना के वो कहीं ना कहीं मार्केट कर लेते हैं। मध्यम वर्ग जो है, व्यापारी वर्ग है, वो पैसा देता है, उसको लाभ नहीं मिलता। लेकिन उद्योगपति कोई देश में योगदान नहीं देता। आप पंजाब में अगर अभी कोई इतनी बड़ी वो त्रासदी हुई, हिमाचल में हो या कहीं आती, आप बताइए कौन सा व्यापारी या उद्योगपति, कौन सा लाला मतलब ये जो व्यापारी, सॉरी लाला नहीं मैं कहूंगा, माफी चाहता हूं, कौन सा व्यापारी उद्योगपति, व्यापारी नहीं उद्योगपति जो ठेकेदार है, कौन सा सपोर्ट करते हैं और उन्हीं को लाभ देने के लिए आप काम करते हो। तो ये दुर्भाग्य इस समय चल रहा है कि जो पूंजीपतियों की जो सरकार चल रही है, ये पूंजीपतिवाद जो स्थापित हो रहा है, ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जहां जनता का शासन होना चाहिए, जनता के लिए होना चाहिए,
वहां जनता के हितों को दरकिनार करा जा रहा है। किसानों की बातें तो उनकी जमीन छीनी जा रही है इन पूंजीपतियों के लिए। तो अगर हम देखें तो इस समय देश का वातावरण और सब पूरी जनता के लिए बहुत दयनीय स्थिति में है। बात यह है कि देश में जो पूंजीपतियों के लिए व्यापार कारोबार किया जा रहा है, जनता जो परेशान है, सरकार खामोश है, योजनाएं जो बना रही है वो पूंजीपतियों के लिए बना रही है, पूंजीवाद स्थापित हो रहा है, लेकिन मध्यम वर्ग का जो व्यापारी है वो कहीं ना कहीं त्रस्त है। सरकार को कहीं ना कहीं सोचना होगा कि वास्तव में जो व्यापारी कभी जो नींव हुआ करती थी, जो जीडीपी का हिस्सा हुआ करती थी, एक देश के योगदान दिया करती थी, आज व्यापारी बहुत परेशान है। सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए। मिलते हैं किसी अगले विषय के बाद। नमस्कार।